नीलकंठ पक्षी की ये 8 बातें जो ध्यान से सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। कहानी बड़ी ही रोचक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर के बाहर एक छोटा सा तालाब था। तालाब के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर नीलकंठ पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। गर्मी का मौसम था और रात का समय। नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी के साथ उस तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है, पिया जी, आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। जाने क्या बात है, आज मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, आज ऐसी क्या बात है जो आपके मन में इतनी बेचैनी हो रही है? आपकी बेचैनी को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तब नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है, पिया जी, आप एक ऐसी कहानी सुनाइए जिसे सुनकर यह रात बड़े आराम से कट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस रात को काटना तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है और गर्मी की वजह से ही मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नीलकंठ पक्षी जब अपने पत्नी की इस बात को सुनता है तो अपनी पत्नी से कहने लगता है, ठीक है प्रिय, मैं इस गर्मी को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम इतनी मंत्रमुग्ध हो जाओगी कि इस गर्मी को तो बिल्कुल ही भूल जाओगी। यह कहानी एक अमीर घमंडी बहन और गरीब भाई की है। इस कहानी को सुनने के बाद तुम ये समझ पाओगी कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और भाई बहन का रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। यह कहानी इतनी मार्मिक है कि इसे सुनने के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू भर जाएंगे। लेकिन तुमसे एक निवेदन है कि इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरा सुनना, क्योंकि जब तक किसी कहानी को पूरा ना सुना जाए उससे मिलने वाले शिक्षा को हम ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। और ऐसा भी कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। नीलकंठ की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगती है, ठीक है स्वामी, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी और पूरा जरूर सुनूंगी। आप इस कहानी को सुनाना शुरू कीजिए। फिर नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी की बात मानकर कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान बहुत धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किसान के पास रुपए पैसे जमीन जायदाद सब कुछ थे, लेकिन किसान की कोई संतान नहीं थी। इस बात से किसान बहुत परेशान रहा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान की पत्नी गर्भवती हुई। भगवान के आशीर्वाद से किसान की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते समय किसान की पत्नी का देहांत हो गया। बच्चों के जन्म से किसान जितना प्रसन्न हुआ, पत्नी के देहांत से उतना ही दुखी हुआ। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? विधि का विधान मानकर किसान अपनी पत्नी के मौत को भूलकर अपने बच्चों के लालन पालन में लग गया और बड़े ही प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगा। किसान की पत्नी ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। किसान ने लड़की का नाम माया और लड़के का नाम रोहित रखा और दोनों को बड़े ही लाड़ प्यार से और नाजों से पालने लगा। धीरे धीरे किसान के बच्चे 5 वर्ष के हो गए। तब किसान ने सोचा, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें अच्छे संस्कार देने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे इन्हें अच्छे स्कूल में डालना चाहिए। जब ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनका भविष्य सुरक्षित होगा और ये एक अच्छे इंसान बनेंगे। ऐसा सोचकर एक अच्छे से विद्यालय में किसान ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला करवा दिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे पढ़ने लगे। दोनों बड़े ही प्यार से साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते और दोनों अपने पिता के साथ बहुत ही प्यार से रहा करते थे। नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी से कहानी सुनाते हुए कहता है कि समय बीतता गया
और 20 वर्ष कब निकल गए किसान को पता ही नहीं चला। अब किसान की लड़की 20 वर्ष की हो चुकी थी और उसका बेटा भी 20 वर्ष का हो गया था, क्योंकि दोनों बच्चे जुड़वा थे। लेकिन किसान ने अपने मन में विचार किया कि मुझे पहले अपने लड़की का विवाह कर देना चाहिए और उसके बाद मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा और अपनी बाकी बची हुई जिंदगी अपने बहू बेटे के साथ सुखपूर्वक व्यतीत करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए किसान अपने बेटी माया के लिए रिश्ता तलाशने लगा। किसान धनवान था और अच्छे से अच्छे घर में अपने बेटी की शादी करना चाहता था। किसान की मनसा पूरी हुई और उसकी बेटी का रिश्ता एक अमीर व्यापारी के लड़के से हो गया। किसान की बेटी माया की शादी तय हो गई और वो विवाह करके अपने घर चली गई। किसान ने अपने बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। अब माया विदा होके अपने ससुराल जा चुकी थी और किसान के घर में रोहित और उसका पिता दोनों साथ साथ रह रहे थे। आगे नीलकंठ पक्षी कहानी सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, समय कब कैसा खेल दिखाए ये कोई नहीं जानता। और ठीक ऐसा ही उस किसान के साथ भी हुआ। अचानक से उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसके बेटे ने बड़े से बड़े डॉक्टर को और वैद्य को दिखाया, हर जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन किसान की सेहत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। किसी भी दवाई का किसान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। इलाज कराते कराते किसान की सारी जमीन जायदाद बिक गई, यहाँ तक कि उसका घर भी बिक गया। अब किसान का बेटा रोहित बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा कि अपने पिता को कैसे ठीक करवाए। अपने बेटे को इस तरह चिंतित और परेशान देखकर किसान ने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाने लगा, बेटा, जब किसी समस्या का हल ना निकले तो उस समस्या को ईश्वर की मर्जी समझकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। इसलिए मेरी चिंता छोड़कर तुम अपने भविष्य की तरफ ध्यान दो और अपनी शादी करके अपनी जिंदगी शुरू करो। रोहित ने अपने पिता की बात सुनी तो उसके आंखों में आंसू भर आया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही कीजिए। किसान ने अपने बेटे का एक गरीब किसान की बेटी से रिश्ता तय कर दिया और किसान ने 10 दिनों के अंदर ही अपने बेटे की शादी कर दी। अब किसान के घर में उसकी बहू आ गई और वह बहुत ही मन से अपने ससुर की सेवा करने लगी, लेकिन फिर भी किसान की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ और एक दिन अचानक से किसान का देहांत हो गया। अपने पिता की मृत्यु से किसान का बेटा बहुत ही टूट चुका था और बहुत अधिक रोने और विलाप करने लगा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। रोहित की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि जो हो गया सो हो गया, होने को कोई नहीं बदल सकता। आप अब आगे क्या करना है वो देखिए। रोहित ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया और अपनी बहन को संदेशा भिजवाया कि पिताजी का देहांत हो गया है, लेकिन उसकी बहन अपने मायके नहीं आई, क्योंकि उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसके मायके वाले बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं और रोहित के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। वह मन में सोचने लगी कि अगर वो मायके जाएगी तो अपने पिता के अंतिम संस्कार का सारा खर्च उसे ही उठाना पड़ेगा और बाद में मायके से खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। अगर मैं मायके से खाली हाथ वापस आऊंगी तो मेरी देवरानी और जेठानियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं मायके ना जाऊं। ऐसा सोचकर माया अपने मायके नहीं गई। रोहित भी इस बात को भली भांति समझ रहा था कि मेरी गरीबी ही मेरी बहन की नफरत की वजह है और मेरी गरीबी के कारण ही मेरी बहन मेरे पास नहीं आना चाहती है। पिता का अंतिम संस्कार करते करते रोहित के पास जो भी जमा पूंजी बची हुई थी वे सब भी खर्च हो गए। घर और जमीन जायदाद तो पहले ही बिक चुका था। अब रोहित ने अपने पत्नी से कहा कि प्रिय,
हमें जीवन तो जीना ही है। जीवन को कोई भी त्याग नहीं सकता और ना ही इससे भाग सकता है। जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब ना तो हमारे पास घर है और ना ही जमीन जायदाद है, इसलिए इस गांव से बाहर चलते हैं और वहीं पे जंगल के पास एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहा करेंगे और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे। रोहित की पत्नी ने रोहित का समर्थन करते हुए कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, परिस्थितियों से भागा नहीं जा सकता बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इसलिए दोनों पति पत्नी ने उस गांव से बाहर आकर एक झोपड़ी बना ली और अपने बच्चों के साथ रहने लगे। नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए और रोहित के बच्चे भी बड़े हो गए और उसके बहन के बच्चे भी बड़े हो गए। एक दिन रोहित को यह बात पता चली कि उसके बहन की बेटी की शादी हो रही है। जब उसने यह खबर सुनी कि उसकी भांजी की शादी हो रही है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मेहनत मजदूरी करके जब वह अपने घर लौटा तो उसने यह बात अपनी पत्नी से बताई। रोहित की पत्नी कहने लगी कि यह तो बड़ी ही खुशी की बात है, मैं भी अपने ननद के ससुराल जाऊंगी और इसी बहाने अपने ननद से भी मिल लूंगी। मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ और खुद भी तैयार हो जाती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। जब वह तैयार होने जा ही रही थी तभी उसने रोहित से पूछा कि क्या हमारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रोहित उदास हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, वे बड़े लोग हैं, हो सकता है हमें संदेशा भेजना उन्हें याद ना रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी बहन ने संदेशा भेजा हो लेकिन वो मेरे पास ना पहुंचा हो। तुम तैयार हो जाओ, इन सब बातों की चिंता ना करो, है तो आखिर मेरी बहन की बेटी की शादी ही, इसलिए तुम इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दो। मैं उसका भाई हूँ और अपनी बहन के शादी में अगर मैं ही नहीं जाऊँगा तो उसकी कितनी जगहंसाई होगी। रोहित की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, पर बिना निमंत्रण के मैं तो नहीं जाऊँगी। तब रोहित ने अपने पत्नी से कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं माया के घर जाता हूँ और अपनी भांजी के शादी से लौट कर आता हूँ। इतना कहकर रोहित गांव के एक व्यापारी के पास गया और उसने कुछ रुपए उधार लिए। रुपयों को लेकर वह बाजार गया और उसने अपनी बहन और भांजी के लिए सुंदर सुंदर उपहार और वस्त्र खरीदे। रोहित गांव में रहता था और माया का घर शहर में था और माया का घर उस गांव से काफी ज्यादा दूर था। रोहित उस कपड़े को एक थैले में डालकर अपने बहन के घर के लिए पैदल ही चल देता है, क्योंकि जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह गाड़ी का किराया भर सके और अपने बहन के घर जा सके। इसलिए उसने फैसला किया कि वह पैदल ही अपने बहन के घर जाएगा। सुबह से शाम हो गई तब जाकर वह अपने बहन के घर पहुंचा। अपने बहन के घर पहुंचकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह अपने बहन के मेन गेट के पास एक तरफ खड़ा हो गया और अपने बहन का इंतजार करने लगा। माया की जो जेठानी थी वह उस समय छत पे खड़ी थी और उसने ऊपर से माया के भाई रोहित को देखा तो देखते ही रोहित को पहचान लिया और वह माया के पास जाकर कहने लगी कि माया, तुम्हारा भाई आया है और उसने अपने हाथ में एक थैला पकड़ रखा है। अपने जेठानी की बात सुनकर माया अपनी जेठानी से पूछने लगी कि जेठानी जी, अगर आपने मेरे भाई को देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि वो किस हाल में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। अपनी देवरानी माया की बात सुनकर उसकी जेठानी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हैं और उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा मैले और गंदे हैं और वे बहुत ही दीनहीन हालत में दरवाजे के बाहर खड़ा है। अपने जेठानी की बात सुनकर माया बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई और पैर पटकती हुई दरवाजे के बाहर जाकर अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे से उसे छत पर बने हुए एक अंधेरे कमरे में ले गई
और वहां ले जाकर कमरे के अंदर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने भाई से पूछने लगी कि यहाँ आने के लिए तुम्हें किसने निमंत्रण दिया है, आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पर आकर तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? अपने बहन की बात सुनकर रोहित का कलेजा छलनी हो गया और जिस अरमान और खुशी से वह अपने बहन के घर आया था, उसकी सारी खुशी टूटकर चूर चूर हो गई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप अपने बहन को निहारने लगा और हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहने लगा, मुझे माफ कर देना बहन, मैं नहीं जानता था कि मेरे आने से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है तो मैं कभी नहीं आता। इतना कहते कहते रोहित अपने बहन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए विनती करने लगा कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मैं तुम्हारे और अपने भांजी के लिए बहुत ही प्यार से यह उपहार लाया हूँ, इसे मेरा प्यार समझकर अपने पास रख लो। रोहित की बात सुनकर माया ने अपने भाई के हाथों से वह थैला ले लिया और अपने भाई से कहने लगी, जब तक मैं ना आऊं इस कमरे से बाहर मत निकलना। जब भोजन बन जाएगा मैं तुम्हारे लिए यहीं पर थाली भिजवा दूंगी और जैसे ही सुबह होगी तुम यहाँ से चले जाना। अभी रात हो रही है इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कह सकती। इतना कहकर माया वहाँ से चली गई और जाते जाते उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में रोहित आराम करने लगा और मन में सोचने लगा, चलो आज तो स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन उसका सपना तो सपना ही रह गया, क्योंकि इंतजार करते करते रात से सुबह हो गई, सुबह से शाम हुई, शाम से रात और फिर सुबह हुई, लेकिन ना तो माया आई और ना ही थाली भिजवाया। रोहित को उस कमरे में भूखे रहते 3 दिन बीत चुके थे और भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। अब तो रोहित मन में विचार करने लगा कि अगर किसी ने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला तो मैं तो इसी कमरे में मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? ऐसा मन में विचार करते हुए रोहित बहुत ही हताश हुआ जा रहा था। तभी उसने हिम्मत करके दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन उसके दरवाजा पीटने की आवाज पर कोई भी नहीं आया। तब उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर माया की जेठानी वहां पर आई और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला रोहित ने कहा, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं आती तो मैं तो इसी में मर जाता। रोहित की बात सुनकर माया की जेठानी कहने लगी, अरे भाई तुम इस कमरे में कैसे? इसमें तो कोई आता जाता नहीं है और तुम्हें किसने बंद कर दिया था? रोहित कहने लगा, पता नहीं, मैं इसमें आराम कर रहा था तो किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी और मैं इसमें बंद हो गया। मैं 2 दिनों से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, लेकिन शादी ब्याह के धूम में शायद किसी को सुनाई नहीं दी। इतना कहकर रोहित उस कमरे से बाहर निकल गया और पीछे के दरवाजे से अपने बहन के घर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन वह 3 दिनों से भूखा प्यासा था, इसलिए उसके शरीर में सफर करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। इतना कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ पक्षी चुप हो जाता है। तब नीलकंठ पक्षी की पत्नी उससे कहने लगती है, पिया जी, कहानी तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मार्मिक है, आप आगे की कहानी सुनाना शुरू कीजिए। तब नीलकंठ पक्षी आगे की कहानी सुनाना शुरू करते हुए कहता है कि जब रोहित थोड़े दूर आगे बढ़ा तो रास्ता चलने की वजह से और थकान भूख प्यास की वजह से रोहित को चक्कर आने लगे और थोड़े दूर आगे जाने के बाद ही वह सिर चकराने की वजह से जमीन पर गिर गया। लेकिन गिरने से पहले ही वहां पर एक बूढ़ी माँ आ गई और उन्होंने रोहित को संभाल लिया और अपने गोद में रोहित का सिर रख के पंखे से उसे हवा करने लगी। 1-2 घंटे बीत जाने के बाद रोहित ने आंखें खोली तो संभलते हुए उठकर खड़ा हो गया और बूढ़ी माँ से कहने लगा, बूढ़ी माँ आप कौन हैं और मैं आपके गोद में क्यों लेटा हूँ? तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा तुम्हें चक्कर आ गया था
और तुम जैसे ही जमीन पे गिरने वाले थे मैंने तुम्हें संभाल लिया और अपने गोद में लिटा लिया। रोहित ने बूढ़ी माँ का धन्यवाद करते हुए कहा, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद रोहित बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे बूढ़ी माँ रोक लेती है और पूछने लगती है, बेटा तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रोहित कहने लगा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अब आपसे क्या छिपाना। और रोहित ने सारी बातें बूढ़ी माँ को विस्तार पूर्वक बता दी। रोहित की बातें सुनकर बूढ़ी माँ उसे ढाढ़स बंधाने लगी और कहने लगी, बेटा तुम निराश मत हो, समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े जख्मों को भी ठीक कर देता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, बस ईश्वर पे भरोसा रखो। नीलकंठ पक्षी ये सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है और उसकी पत्नी बड़े ही ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुनता है। नीलकंठ पक्षी कहानी सुनाते हुए आगे कहता है कि बूढ़ी माँ रोहित से कहती है कि बेटा तुम 3 दिन से भूखे हो और तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक फलों का बागीचा है, उस बागीचे में चलकर पहले तुम भरपेट फल खा लो और उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा फल ले लेना, क्योंकि तुम शादी में गए थे और जब तुम घर पहुँचोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे मिठाई तो अवश्य ही मांगेंगे, तब तुम ये फल उन्हें दे देना। बूढ़ी माँ की बात मानकर रोहित उनके साथ उनके बगीचे में चला गया और वहाँ जाकर पहले उसने भर पेट फल खाए और खाने के बाद कुछ फल उसने घर ले जाने के लिए तोड़ लिए और उसे एक थैले में डालकर बूढ़ी माँ के चरण को स्पर्श करने के बाद वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगा और थोड़ी देर ही बाद चलते चलते वह अपने घर पहुँच गया। रोहित को घर आता देखकर उसके पत्नी और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रोहित के बच्चे दौड़कर उसके पास जाते हैं और रोहित अपने हाथ का थैला अपने पत्नी और बच्चों को पकड़ा देता है। उसकी पत्नी रोहित के हाथ से वह थैला ले लेती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। रोहित पानी पीकर घर से चला जाता है और रोहित की पत्नी उस थैले को खोलने लगती है। जैसे ही रोहित की पत्नी उस थैले को खोलती है उसमें बहुत तरीके के फल रखे हुए थे। जब रोहित की पत्नी ने तरबूज निकाल कर काटा तो तरबूज के अंदर हीरे मोती भरे हुए थे। रोहित के पत्नी ने जब आम काटा तो आम में गुठलियों के जगह पे सोने की गुठली थी। यह देखकर रोहित की पत्नी का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इसके बाद रोहित के पत्नी ने अनार को काटा तो अनार में दाने के जगह पे हीरे मोती भरे हुए थे। यह सब देखकर रोहित की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उछलती हुई रोहित के पास जाती है और जाके कहने लगती है, आप तो शादी में गए थे, वहाँ से ये सब क्या लेकर आए हैं। अपने पत्नी की बात सुनकर रोहित को यह आभास होने लगता है कि शायद मेरे पत्नी और बच्चों को फल पसंद नहीं आए। उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं लड्डू पेड़े या मिठाई लेकर आऊँगा, इसीलिए मेरी पत्नी ऐसा बोल रही है। तब रोहित अपने पत्नी से कहने लगता है, बहना ने जो दिया मैं वही लेके आया हूँ। रोहित की पत्नी कहती है कि पहले घर चल के तो देखिए आपकी बहन ने फल के अंदर क्या छुपा के दिया है। रोहित की पत्नी उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और जैसे ही रोहित वहां पहुंचता है रोहित की पत्नी पूरा थैला जमीन पे पलट देती है। चारों तरफ हीरे मोती बिखर जाते हैं और यह देखकर रोहित को भी अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित सोचने लगता है कि यह सब देवी माँ का आशीर्वाद है, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि ये सब मेरी बहन ने दिया है और मन ही मन देवी माँ का धन्यवाद करने लगता है। अब तो रोहित बहुत ही ज़्यादा धनी और उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और धीरे धीरे वह अपने पत्नी और बच्चों के लिए बहुत ही आलीशान महल का निर्माण करवाने लगता है
अब उसके पास नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, सब कुछ था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रातों रात एक फकीर उस नगर का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था। वह एक गरीब किसान से सबसे धनी सेठ बन चुका था। गांव के लोग भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक गरीब किसान के बेटे का किस्मत कैसे बदल गया। रोहित के पत्नी और बच्चे ठाट बाट से रहने लगते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाने लगते हैं। रोहित भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने लगता है, अपने लिए रथ और नौकर चाकर रख लेता है। अब रोहित की शानो शौकत देखकर सभी लोग कहते थे, नसीब हो तो रोहित के जैसा। इसी तरीके से काफी वक्त बीत गया। एक दिन रोहित की पत्नी ने रोहित से कहा कि हमारी ननद ने काफी दिन से अपना मायका नहीं देखा है। आज हम जो भी कुछ हैं हमारी ननद की वजह से ही हैं। अगर उन्होंने मदद ना किया होता तो हम आज भी गरीबी में जी रहे होते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाकर रक्षाबंधन पर अपने बहन को घर ले आइए और ले आकर कुछ दिन हम उन्हें यहाँ पे प्रेम पूर्वक रखेंगे। उसके बाद फिर से बहुत ही मान सम्मान के साथ अपनी ननद को विदा कर देंगे। रोहित अपनी पत्नी सुशीला की बात सुनता है और सहमति में सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित के पत्नी को कुछ भी सच्चाई पता नहीं थी। वह तो यही जानती थी कि आज उसके पास जो भी कुछ है वह रोहित की बहन की मेहरबानी से ही है। रोहित अपने पत्नी की बात मानकर चुपचाप वहां से चला जाता है और अपने बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगता है। रथ पे सवार होकर और बड़े ही ठाट बाट से नौकर चाकरों के साथ रोहित अपने बहन के घर के लिए रवाना होता है। थोड़े ही देर बाद रोहित अपने बहन के घर पे पहुंच जाता है, क्योंकि पहली बार वो पैदल अपने बहन के घर गया था। तब उसके पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए उसे बहन के घर जाते जाते सुबह से शाम हो गई थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। जो रोहित पैदल गया था वही अब नौकर चाकर के साथ सवार होकर रथ पे अपने बहन के घर गया था। जब वो अपने बहन के घर पहुंचा तो फिर से माया की जेठानी छत पे खड़ी थी। उसने रोहित को देखा तो जाकर माया को बताया कि तुम्हारा भाई आया है। तब माया अपनी जेठानी से पूछने लगी कि मेरा भाई फिर से क्यों आया है। मैं उसे भाई नहीं मानती, वो भिखारी मेरा भाई हो ही नहीं सकता। माया की बात सुनकर उसकी जेठानी कहने लगी, वो कोई भिखारी नहीं है, इस बार तो वो राजा महाराजाओं की तरह बन के आया है। उसके साथ नौकर चाकर हैं, वे रथ पे सवार होकर आया है। एक बार जाकर तो देखो। तब माया दौड़ती हुई अपने भाई रोहित के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर यह सब कैसे हो गया। माया अपने मन में विचार करने लगी और अपने भाई से पूछने लगी, भाई तुम तो इतने ज्यादा कंगाल हो चुके थे, रातों रात इतने माला माल कैसे हो गए। तब रोहित ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी बहन से कहने लगा, घर चलने की तैयारी करो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। अपने भाई रोहित की बात सुनकर माया खुशी खुशी मायके जाने के लिए तैयार होने लगती है और अपने भाई से कहती है, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया था मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। जब तुम कमरे के अंदर आराम कर रहे थे मैं शादी के कामकाज में तुम्हें भूल गई थी और मैं भूल गई थी कि तुम अंदर 3 दिन से भूखे पड़े हो। रोहित ने अपने बहन की बात सुनी और हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन, उस बात के लिए मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ और मैं उस बात को भूल कर आगे भी बढ़ चुका हूँ। इसलिए तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो और घर चलने की तैयारी करो। माया अच्छे से तैयार होकर अपने भाई के साथ पूरे साजो सामान के साथ अपने मायके जाने के लिए तैयार होकर चल देती है और रोहित उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। जब रोहित की पत्नी सुशीला अपनी ननद को देखती है तो बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार करती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी वजह से नहीं बल्कि देवी माँ की वजह से रोहित अमीर हुआ है।
रोहित की पत्नी सुशीला तो यही जानती थी कि उसकी किस्मत उसके ननद की वजह से ही बदली है। अगर आज उसकी ननद ने फल के अंदर हीरे मोती छुपा कर नहीं दिए होते तो वह आज भी गरीब की गरीब ही होती। लेकिन रोहित यह सब बात जानता था, लेकिन कभी भी उसने यह बातें अपने पत्नी को नहीं बताई। वो जानता था कि अगर इन बातों को वो अपने पत्नी को बता देगा तो उसकी पत्नी उसकी बहन से नफरत करने लगेगी और भाई बहन का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। भाई बहन के रिश्ते को बचाने के लिए रोहित ने इस राज को हमेशा ही छुपाए रखा और इसी तरीके से रोहित की पत्नी अपनी ननद का आदर सत्कार और खूब सेवा करती रही। इसी तरीके से 1 महीने बीत गए। तब माया अपने भाई और भाभी से कहने लगी कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तब रोहित ने कहा कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारे जाने की तैयारी कर दूंगा, 2-4 दिन इंतजार करो। और रोहित अपनी बहन के लिए बाजार चला जाता है। बाजार जाने के बाद रोहित अपने बहन के लिए ढेर सारे तोहफे और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छे अच्छे जेवर और गहने खरीदता है, ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदता है। इन सभी सामानों की खरीदारी करने के बाद रोहित एक मोची की दुकान पर जाता है और जाकर मोची से कहने लगता है, मोची भाई, क्या तुम मुझे बोलने वाली जूतियाँ बनाकर दे सकते हो? मोची रोहित से कहने लगता है, मैं तुम्हें बोलने वाली जूतियाँ तो बना दूंगा, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा कीमत लगेगी। तब रोहित उस मोची से कहने लगता है, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन जूतियाँ बिल्कुल वैसी बनाना जैसा मैं चाहता हूँ। जूतियाँ हीरे मोती जड़े हो, जूतियाँ सोने से बने हो और जूतियाँ में जो शब्द मैं बोलने वाला हूँ उन शब्दों को फिट कर देना। जब भी मेरी बहन पाँव रखे तो वे शब्द उसके कानों में सुनाई पड़ने चाहिए, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो और वे अपनी गलती सुधार कर एक अच्छी इंसान बन सके। मोची ने रोहित के कहे अनुसार सोने की जूतियाँ बना दी, उसमें हीरे मोती जड़ दिए। जूतियाँ बहुत ही सुंदर बनी थी। अब बारी थी उसमें आवाज डालने की, तो रोहित ने मोची को बताया कि इसमें ये आवाज डाल दो कि पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत के सामने रिश्ते हुए गरीब। मोची ने रोहित के कहे अनुसार उसकी जूतियों में यही फिट कर दिया कि पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत के सामने रिश्ते हुए गरीब। मोची ने जूतियां बनाकर रोहित को दे दी और रोहित उन सभी तोहफों और जूतियों के साथ घर वापस आ गया। अब अगले दिन माया घर जाने के लिए तैयार हो गई और ढेर सारे तोहफों और सामानों के साथ उसके भाई भाभी ने उसको विदा कर दिया। अब माया उन सभी सामान और तोहफों को लेकर खुशी खुशी अपने भाई भाभी से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां पे जाकर ढेर सारे तोहफे, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने अपनी जेठानी और देवरानी को दिखा दिखाकर खूब इठलाती है। सास ससुर को भी ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे दिखाकर माया कहने लगती है, देखो मेरा मायका कितना अमीर है, मेरे भाई भाभी ने मुझे कितना सारा सामान और तोहफा दिया है। तभी माया की जेठानी कहती है कि ये जूतियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और हीरे मोती जड़ित हैं, जरा इसे पहनकर तो दिखाओ। तब माया उन जूतियों को अपने पैरों में पहन लेती है और जैसे ही एक कदम रखती है तो वो जूतियाँ बोलने लगती है, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत के सामने रिश्ते हुए गरीब। जैसे ही यह आवाज माया के कानों में पड़ती है, माया की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। माया को रोती हुई देखकर उसकी देवरानी और जेठानी दोनों पूछने लगती हैं, क्या हुआ माया, क्यों रो रही हो? तुम तो अभी अभी इतनी ज़्यादा खुश थी। अपनी जेठानी की बात सुनकर माया कहने लगती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने हीरे जैसे भाई को मैंने कंकड़ समझकर उसे ठुकरा दिया था, उसे बहुत दुख दिए। मैंने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मेरे जैसी कलंकनी बहन को जीने का कोई हक नहीं है।
मेरे जैसी बहन को तो मर जाना चाहिए। इतना कहकर माया जोर जोर से रोने लगती है। तब माया की जेठानी माया को समझाते हुए ये कहती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और आज से अपने भाई भाभी और सबकी कदर करना सीखो। जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को हम बेहतर जरूर कर सकते हैं। रिश्ते का मोल कभी भी पैसे से नहीं लगाया जाता। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते अनमोल होते हैं। और भाई बहन का रिश्ता तो एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसकी कीमत किसी भी चीज से नहीं लगाई जा सकती। जब एक बहन मुसीबत में पड़ती है तो उसका भाई दौड़ा दौड़ा उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आता है। लेकिन जब एक भाई गरीब हो जाता है और बहन अमीर हो जाती है तो वह अपने भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो कि हर सुख दुख में एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़े रहे, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाए और उस दुख से उसे खींच कर बाहर निकाले। नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी को ये कहानी सुनाते हुए आगे कहता है कि माया की जेठानी माया को समझाते हुए कहती है कि जीवन में अगर तुम और अधिक गलती नहीं करना चाहती तो मेरी इन 8 बातों को हमेशा ध्यान रखना। इन 8 बातों को गांठ बांध के रख लेना। अगर इन बातों को तुम ध्यान रखोगी तो तुम्हें कभी भी जीवन में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करोगी और सारे रिश्ते संभले रहेंगे। माया की जेठानी पहली बात बताते हुए कहती है कि कभी भी अपने माता पिता भाई बहन के साथ कटु व्यवहार ना करो, कभी उनका अपमान ना करो। ऐसा करने से रिश्ते टूट जाते हैं या फिर रिश्तों में कड़वाहट आ जाता है। दूसरी बात बताते हुए माया की जेठानी कहती है कि कभी भी परिवार और रिश्तों का मोल पैसों से नहीं लगाना चाहिए। पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का भाई ना हो तो उसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो जो व्यवहार तुमने अपने भाई के साथ किया था वो बहुत ही ज्यादा गलत था, तो ऐसा तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात माया की जेठानी माया को बताते हुए कहती है कि कभी भी रात में घर में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। चौथी बात बताते हुए उसकी जेठानी कहती है कि कभी भी घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में अपार दुख आते हैं और हमारे इष्ट एवं देवता पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे अमीर हो या फिर गरीब, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। छठी बात माया की जेठानी बताते हुए कहती है कि कभी भी हमें रात को इधर उधर जूते चप्पल फेंक कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और परिवार में कलह होने लगती है। सातवीं बात बताते हुए माया की जेठानी कहती है कि कभी भी भोजन बनाते समय हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। इससे भी हमारे घर में बरकत होता है और उस भोजन को खाने वाले का तन मन हमेशा स्वस्थ रहता है और उसके मन में अच्छे विचार और सकारात्मक बुद्धि आती है। आठवीं बात बताते हुए कहती है कि हमेशा मनुष्य को सुख और दुख में समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे अमीरी हो या फिर गरीबी, एक जैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहती। अगर धन आया है तो वो भी सदा के लिए नहीं है, अगर गरीबी है तो वो भी सदा के लिए नहीं है। इसलिए तुम्हें इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने भाई से माफी मांग लेनी चाहिए। उधर माया का भाई रोहित भी यह बात अच्छे से समझ गया था कि मेरी बहन को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा और वो भी इस रिश्ते को अच्छे से सुधार कर एक अच्छी बहन बनने की जरूर कोशिश करेगी। माया भी अपने भाई के पास वापस आती है और अपने भाई से माफी मांगकर अपनी भाभी को सारी सच्चाई बता देती है और सबसे माफी मांगती है।
माया की भाभी ने माया को माफ कर दिया और कहने लगी, चलो आपके कारण ही देवी माँ ने हमारी मदद की थी, इसलिए हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब सभी मिलजुल कर एक साथ एक मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं और एक सुखमय जीवन जीने लगते हैं। नीलकंठ पक्षी इतना बात बताते हुए अपने पत्नी से कहता है कि इसी तरीके से जो भाई बहन अपने रिश्ते को निभाते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता। सुख और दुख तो भाई बहन की तरह होते हैं। सुख कभी आता है तो कभी चला जाता है, उसी तरीके से दुख कभी आता है तो कभी चला जाता है। हमेशा सुख दुख में समान व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही एक सुखमय जीवन जीता है। नीलकंठ पक्षी की पत्नी भी अपने पति की बातों से पूरी तरह सहमत होती है और अपने पति से कहती है, पिया जी आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। इस कहानी से मुझे भी समझ आ गया है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए और एक स्त्री को अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बताई गई सभी बातें हर स्त्री और पुरुष पे लागू होती हैं और इन बातों का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। घर परिवार में रिश्ते बनाए रखने के लिए हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। पैसे का भेदभाव रिश्ते को तोड़ देता है। पैसे का भेदभाव या फिर अमीरी गरीबी का भेदभाव करने से कभी भी रिश्ते मजबूत नहीं रहते और एक बार जब रिश्तों में खटास आ जाए तो वे परिवार टूटकर बिखर जाता है और कभी भी उस घर में शांति का माहौल नहीं रहता और इस तरह उस घर में कलह का वास हो जाता है। और जिस घर में कलह होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दोस्तों, हम सभी को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।